इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, सीखते हैं उसको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज बिगर, तो इनमें से कौन सा बिगर है, 1 कूलम चार्ज और 1 कूलम ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों में से कौन सा बड़ा है, 1 कूलम चार्ज ज्यादा बड़ा होगा या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा। आगे है कि हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने एलिमेंट्री चार्ज जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको दोनों चार्ज को कंपेयर करना है। 1 कूलम चार्ज को मान लेते हैं यहाँ कि कैपिटल Q जो है वो वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम ऑफ चार्ज और दिया हुआ है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को अगर हम लिखते हैं E, तो E के लिए हम लोग सीखे हुए हैं वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तो देखिए तो 10 टू दी पावर माइनस 19 काफी छोटा होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज काफी बड़ा है और वो इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज जो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 है, ये छोटा चार्ज होगा। लेकिन यहाँ हमको कंफर्म करना है कि दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का रिलेशन निकाल देते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल Q डिवाइडेड बाई E को लिख करके और सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो 1 कूलम हो जाएगा और डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर लिखते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व करिएगा इसको तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और अगर लिखें इसको तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर जो माइनस 19 है ऊपर कर लेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.6 करते हैं तो ये होता है डिवाइड करके 0.625 और इंटू 10 टू दी पावर 19, या अगर साइंटिफिक वैल्यू में लिखें तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19 होगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा। ये लिख रहे हैं हम लोग Q डिवाइडेड बाई E के लिए। अगर E को ले जाके मल्टीप्लाई कर दे तो कैपिटल Q इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ होगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 और इंटू E। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 गुना बड़ा चार्ज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं हेंस, अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो 1 कूलम चार्ज इज मच ग्रेटर देन, लिखेंगे इसको मच ग्रेटर देन 1 चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे इसको चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे काफी बड़ा होता है। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सेकेंड पार्ट को सीखते हैं। दिया हुआ है कि हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना एलिमेंट्री चार्ज जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज को फॉर्म करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दिया हुआ है फॉर्म करना है हम लोग को 1 कूलम चार्ज, और इसके लिए पूछ रहा है कि कितना एलिमेंट्री चार्ज की आवश्यकता होगी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक में सीखे हुए हैं कि जो कैपिटल Q होता है किसी बॉडी पर का चार्ज जो होता है वो प्लस माइनस n इंटू E के मान के बराबर होता है। अगर हमको नंबर ही निकालना है तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, उसके अनुसार किसी भी बॉडी पर का, किसी भी पिंड पर का कुल आवेश वो n मल्टीप्लाइड बाई E के मान के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से n के मान को निकालते हैं तो ये होगा Q डिवाइडेड बाई E। अब रखते हैं यहाँ से Q के मान को, तो ये कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज आपको निकालना है और E का मान लेते हैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। यहाँ भी कूलम लिख सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जब कर रहे हो तो हम लोग यूनिट ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कूलम से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए डिवाइड कीजिएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जो लिया हुआ है, इसको अगर ऊपर कर दूं तो ये प्लस 19 हो जाएगा। इसको फिर से हम 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 हो जाएगा और इंटू 10 टू दी पावर 19, या n बराबर अगर लिखेंगे तो ये 6.25 कर लेते हैं साइंटिफिक वैल्यू में। तो पॉइंट एक आगे बढ़ाया है, एक पॉइंट हमने आगे कर किया है डिजिट इसको, तो यहाँ से लिखेंगे 10 टू दी पावर, ये 19 के बजाय अब एक कम होकर के 18 हो जाएगा। मींस n इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा
6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। पहला तो ये कि 1 कूलम चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन में से बड़ा कौन होगा, तो 1 कूलम चार्ज काफी बड़ा होगा, और मैंने बताया अभी आपको कि ये इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 गुना होता है। दूसरी बात क्या थी कि अगर हम लोग एलिमेंट्री चार्ज से 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करें तो कितने एलिमेंट्री चार्ज की आवश्यकता होगी, तो वो मैंने निकाल के दिखाया आपको कि 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ प्रोटॉन and an electron separated by a distance of 8 into 10 to the power minus 14 मीटर। मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच का सेपरेशन 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बल का मान कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या क्या है। फर्स्ट चार्ज के लिए अगर हम Q1 मान ले तो वो दिया हुआ है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर के चार्ज को अगर लिखते हैं तो आपको याद होगा कि प्लस E होता है प्रोटॉन पर का चार्ज, और हम लोग जब बल निकालते हैं तो बल केवल चार्ज के परिमाण को लेते हैं, मैग्नीट्यूड को लेते हैं। दैट्स वाई अगर मॉड ऑफ प्लस ई लिखेंगे तो ये ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। सेकेंड Q2 को लिखते हैं तो ये Q2 है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर के लिए चार्ज जो होता है वो माइनस ई पर होता है, और माइनस ई का चूंकि हम बल निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग को इसके साइन का कोई जरूरत नहीं है, नेचर का जरूरत नहीं, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका भी मॉड लेंगे तो ई हो जाएगा, और ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 मीटर, और तब फाइंड करने के लिए कह रहा है कि बल का मान क्या होगा दोनों के बीच, ये ज्ञात करना है। तो बल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे तो बल के लिए फॉर्मूला सीखा हुआ है कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सारे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 के वैल्यू को यहां से रखते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और गुने Q2 का वैल्यू भी होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे R स्क्वायर, यानी कि दूरी का मान दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं कि सारे नंबर को एक साथ, पावर को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू सब पावर को ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर 9 और प्लस 9 माइनस 19 तो हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 10 और माइनस 19 तो माइनस 29 ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे लिखते हैं तो देखो स्क्वायर किया हुआ है तो इसको हम लोग कर लेते हैं 8 इंटू 8 और इंटू 10 टू दी पावर ये माइनस 14 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 28। अब अगर सॉल्यूशन करना है तो देखो पॉइंट को यहां से और यहां से 2 हटाते हैं तो 10 इंटू 10 नीचे कर देंगे, कैंसिल करना आसान हो जाएगा कि अब 8 2 जा 16 यहाँ भी 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई इसको तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 तो 4 हो जाएगा और गुने 10 पर पावर देखिए यहाँ है माइनस 29 और नीचे देखिए है माइनस 28 और ये एक और एक पावर 2 होगा तो माइनस 28 प्लस 2 मतलब माइनस 28 प्लस 2 माइनस 26 और इस माइनस 26 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये है 10 टू दी पावर माइनस 29 और यहाँ माइनस 26 को ऊपर लेके आएंगे तो प्लस 26 हो जाएगा ऊपर प्लस 26। इसको करिएगा तो ये हो जाएगा
36, 9 4 36 और इंटू 10 टू दी पावर, यहां से करेंगे सॉल्व तो -3 हो जाएगा, या अगर साइंटिफिक वैल्यू में लिखे तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, पॉइंट को हमने एक डिजिट बढ़ाया है आगे, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 और ये न्यूटन में हो जाएगा। ये होगा लगने वाले बल का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अगर दो चार्जेज और डिस्टेंस दिया रहे, दूरी दिया रहे, तो बल निकालने के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है वो इक्वल होता है इसके वेट के 0.5 टाइम्स के। तो आपको निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं यहाँ कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर हम लोग कूलम्स लॉ को लिखे तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग सीखे हुए हैं कि जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। अब इसी को हम यहाँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज E, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी चार्ज E और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा, या F इज इक्वल टू लिखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E मल्टीप्लाइड बाई E मतलब E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का 0.5 टाइम्स होता है, जो अप्लाइड फोर्स है, यानी कि F का जो वैल्यू है वो 0.5 और मल्टीप्लाइड बाई वेट, वेट के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला तो mg होता है, तो 0.5 इंटू mg के इक्वल होगा। अब इसी दोनों को अगर हम लोग यहाँ एक साथ रखें तो देखिए कैसे हो जाएगा कि F का फॉर्मूला यहाँ से ले लेते हैं, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू mg, तो ये हो जाएगा 0.5 और इंटू mg। सबके वैल्यू को रख देते हैं। हमको ज्ञात है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9, ये याद किया होगा आपने, कांस्टेंट होता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज अगर लिखते हैं तो याद किया हुआ होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, हमको R नहीं दिया हुआ है, और यही दूरी निकालना है हम लोगों को, इसको R स्क्वायर हमें देते हैं। आगे फिर है यहाँ 0.5 और मल्टीप्लाइड बाई mg, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब लोग याद किए होंगे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और मल्टीप्लाइड बाई g के वैल्यू को रखते हैं तो ये होता है 9.8, तो 9.8 रख देते हैं। अब हमको यहाँ से निकालना है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर निकालने के लिए ये सारे टर्म को एक तरफ कर देते हैं और इस R स्क्वायर को उठा के इस तरफ कर देते हैं। लिखते हैं R स्क्वायर के लिए, तो R स्क्वायर इक्वल टू ऊपर तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे पूरा ये सारा टर्म जो मल्टीप्लाई में दूसरे तरफ था वो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तब हम लोग R स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 और इंटू 9.8। अब ये मिल रहा है। सॉल्यूशन करने के लिए सबके नंबर को एक साथ, पावर को एक साथ करके सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 इंटू यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से देखिए 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 10 टू दी पावर -19 और इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा फिर से -19 और डिवाइडेड बाई नीचे कर लेंगे इसके लिए, तो ये होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और इंटू 10 टू दी पावर है यहाँ -31। सबको अगर सॉल्व कर ले तो देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है 23.04 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर ऊपर देख लीजिए ये +9 और -19, तो हो जाएगा -10 और -10 और -19 मतलब -29, तो 10 टू दी पावर -29
डिवाइडेड बाई नीचे करते हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो 0.5 इंटू 9.1 और इंटू 9.8, तो इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके होता है 44.59 और मल्टीप्लाइड बाई यहां से रखते हैं 10 टू द पावर -31। इन दोनों को डिवाइड करना है, जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू देखिए 24 है और ये 23.04 है और ये 44.59 है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.5167 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर ये -29 और नीचे से हो जाएगा यहाँ पर 10 टू दी पावर -29 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर नीचे से -31 ऊपर होकर के +31 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखिएगा तो ये 0.5167 इंटू 10 टू दी पावर ये 2 हो जाएगा। या अब यहाँ हम छोटा सा सॉल्यूशन और बाकी है उसको करते हैं। इस 10 टू दी पावर 2 को इसी में मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हमको r² मिल जाएगा 51.67 या अगर r के लिए लिखे तो अंडर रूट और 51.67 होगा और यहां से r निकालते हैं तो r का वैल्यू अगर 51.67 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो ये हो जाएगा 7.19, ये हो जाएगा 7.19 मीटर एंड दिस विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के इस वैरायटी के क्वेश्चन को चाहे किसी भी बुक में मिले आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब दो बलों की तुलना करने की स्थिति में हो कि अगर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और साथ ही जो है आपको किसी और तरीके से वेट का 0.5 टाइम्स करके दिया है यहाँ, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक हाई लेवल क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। इससे पहले के आसान क्वेश्चन को सीखे हैं, अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी, दो आइडेंटिकल मतलब समान स्फीयर्स ए एंड बी, ईच हैविंग चार्ज 6.5 into 10 to the power -7 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो सेम है, आइडेंटिकल दो स्फीयर है ए और बी और दोनों पर के चार्ज दिए हुए हैं और दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है। आगे है इन एयर, इसको एयर में रखा हुआ है, a third uncharged sphere of same size is bound in contact with the first and then bound in contact with the second and afterward removed from both। एक तीसरा इसके सेम साइज का पहले हम फर्स्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड के कांटेक्ट में लाते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड बिटवीन द फर्स्ट टू स्फीयर्स। तो अब जो दोनों स्फीयर पहले से थे उनके बीच का फोर्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जरा फिगर को समझिए, जैसा क्वेश्चन है ये, इसके लेवल को आप तभी डील कर पाएंगे जब आप फिगर से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई ए रखा हुआ है और यहाँ पर एक कोई बी रखा हुआ है, ये दो स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर पर के लिए चार्ज दिया हुआ है, यहाँ QA दिया हुआ है और इसका वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम और यहाँ मान लेते हैं कि QB है और ये भी है 6.5 और इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ये शुरू में दिया हुआ। अब क्या कह रहा है कि a third uncharged sphere of same size is bound in contact with the first and then bound in contact with the second। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मान लेते हैं कि C है और C जो है वो सेम साइज का है, इसी के सेम साइज का है ये C, और इसको हम लेके आते हैं पहले फर्स्ट वाले के कांटेक्ट में। ये मान लीजिए कि C है तो इस पर का पहले अनचार्ज है मतलब QC का वैल्यू 0 होगा और जब फर्स्ट वाले के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो आपको पता है कि चार्ज जो होता है अगर दो कंडक्टर बड़ी कांटेक्ट में रखे जाएंगे तो उसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। यहाँ चूंकि दोनों बॉडी सेम आइडेंटिकल है मतलब सेम साइज का है तो इसका मतलब यहाँ जो चार्ज का शेयरिंग होगा वो बराबर बराबर दोनों पर हो जाएगा बराबर पोटेंशियल के लिए। तो पहले हम चार्ज निकालते हैं कि जब दोनों कांटेक्ट में आया तो उसके बाद चार्ज कितना बचता है उस वैल्यू को निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ लिखते हैं पहले QA डैश, तो QA डैश मतलब दोनों पर के लिए शेयरिंग के बाद बचने वाला चार्ज क्या होगा। तो इसमें पहले A पर का था QA
और उसके बाद सी पर का चार्ज जो था वो था QC, और डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से, तो दोनों पर के लिए चार्ज शेयर होने के बाद कितना चार्ज है वो निकल के आ जाएगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। QA का वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और प्लस QC का वैल्यू जो है वो हो गया 0 और डिवाइडेड बाई नीचे करते हैं 2। जब डिवाइड करिएगा 0 जोड़ने के लिए तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 तो वैसे ही रह जाएगा और बाई 2 कर देते हैं। 0 जोड़ने का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वांटिटी पर। और अब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी 3 और 0.5 है तो 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा तो 5 2 जा 10, यानी 3.25 और इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ये हो जाएगा QA डैश का वैल्यू। मतलब अब क्या होगा कि चार्ज जब दोनों पर शेयर होगा तो ये QC डैश जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 3.25 और इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और QA पर का भी जो चार्ज था वो भी अब हो जाएगा चेंज होके QA डैश, और इसका वैल्यू हो जाएगा अब यहाँ जो पहले 6.5 था हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इतना चार्ज दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगला स्टेप क्या कहता है इसका कि देन बाउंड इन कांटेक्ट विद द सेकेंड। अब यहाँ से इसको हटा करके, इसको मान लीजिए यहाँ से सी को हटा करके, और अब इसको जिस पर चार्ज इतना आ चुका है अब इसको इसी को ला करके हम कांटेक्ट करवा देते हैं बी से। अब देखिए यहाँ पर ये बी से कांटेक्ट में है ये सी, तो सी जब बी से कांटेक्ट में होगा तो इस पर के चार्ज को और निकालते हैं कितना होगा। तो फिर से देखो यहाँ चूंकि दोनों सेम साइज का है और चार्ज दोनों पर डिफरेंट है तो दोनों सेम पोटेंशियल तक के लिए चार्ज का फ्लो करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब दोनों पर चूंकि सेम पोटेंशियल होना चाहिए, साइज भी दोनों का सेम है, मतलब चार्ज भी सेम होना चाहिए। तो चार्ज सेम कब होगा, जब इन दोनों के लिए हम लोग निकालते हैं चार्ज के वैल्यू को और लिखते हैं यहाँ QB डैश। तो QB डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले QB और प्लस इस पर का चार्ज हो गया है QC डैश और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दोनों पर। अच्छा इक्वली क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम साइज का है, तो साइज सेम है, पोटेंशियल भी सेम होना है, तो ऑब्वियसली चार्ज भी सेम हो जाएगा। तो इस कारण से अब निकालते हैं यहाँ, तो देखिए QB का वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और प्लस QC डैश का वैल्यू 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई नीचे कर लेंगे 2। अगर सॉल्व करना है तो दोनों में से पावर को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6.5 प्लस यहाँ हो जाएगा 3.25 और डिवाइडेड बाई 3.25 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड अगर कर दूं तो यहाँ हो जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे तो 7 और उसके बाद यहाँ कर लेंगे तो 9, तो 9.75 बाई 2 और इंटू 10 टू द पावर -7। या यहाँ से निकालते हैं QB डैश के लिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो 4 2 जा 8 मतलब हो जाएगा 4 यहाँ बचेगा 170, तो 8 2 जा 16, उसके बाद 1 बचेगा 15, तो 7 2 जा 14, 1 बचेगा 10, तो 5 2 जा 10 और इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये हो जाएगा QB डैश पर का। मतलब अब जो है इस पर QC डबल डैश जो है मतलब C पर भी अब इतना ही चार्ज हो गया और B पर भी अब देखिए इतना ही चार्ज हो गया। तो इस चार्ज को लिखते हैं यहाँ अब QB डैश, और QB डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 4.875 और इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। अब कह रहा है कि एंड आफ्टरवर्ड रिमूव फ्रॉम बोथ, यानी कि अब सी को जो है जब चार्ज का शेयरिंग थर्ड वाले से भी हो गया तो अब यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब देखो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 50 सेंटीमीटर बचा और दोनों पर का देखिए चार्ज हम लोग को QA डैश बच गया इस वैल्यू का और QB डैश बच गया इस वैल्यू का, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि अब इनके बीच फोर्स क्या होगा। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग पहले तो चार्ज शेयरिंग निकाल करके और उसके बाद कितना अमाउंट का चार्ज बच रहा है वो निकाल लिए हैं। अब लिखते हैं फोर्स के लिए, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा QA डैश जो है उसके वैल्यू QB डैश के वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है। तो फोर्स के लिए लिखते हैं फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू QA डैश मतलब QA डैश इंटू QB डैश और डिवाइडेड बाई R²। मान रखते हैं यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई QA डैश का वैल्यू हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड
क्यूबी डैश के वैल्यू को लिखते हैं तो 4.875 इंटू 10 टू दी पावर -7 और डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा और मीटर में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -2 से गुना कर लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसके लिए तो हम बता चुके हैं कि सारे नंबर को एक साथ कर लीजिए, पावर को एक साथ कर लीजिए, सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं 9 इंटू यहाँ से लिखते हैं 3.25 इंटू यहाँ से करते हैं 4.875 और इंटू 10 टू दी पावर देखिएगा 10 टू दी पावर 9 यहाँ है और यहाँ -7 है तो 9 और -7 +2 और +2 और -7 तो -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे करते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 50 तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 और इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे तो -4 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आता है 142.59 तो लिखते हैं 142 और 0.59 इंटू 10 टू दी पावर -5 तो पहले से यहाँ है डिवाइडेड बाई नीचे सॉल्व करिएगा तो 50 को यहाँ से अगर दो पावर को हम निकाल लें तो 5 5 25 हो जाएगा और इंटू 10 टू दी पावर -4 यहाँ है और 2 जीरो को यहाँ से ले रहे थे तो +2 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा तो -4 + 2 हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। अब देखिए यहाँ अगर 142.59 में 25 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड कर देने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 5.70 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ है -5 और यहाँ है -2 तो -5 और -2 को ऊपर लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा यहाँ बच जाएगा 10 टू दी पावर 3 और ये न्यूटन में हो करके एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये होगा हमारा आंसर। तो देखो हुआ क्या है इसमें सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये होता कि इतना चार्ज दिया हुआ है ए और बी पर और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और फोर्स निकालने कहता तो बहुत आसान होता, लेकिन यहाँ क्या बोला कि एक तीसरे को लाके पहले फर्स्ट से कांटेक्ट करवाया फिर तीसरे को लाके सेकंड उसी को यहाँ से हटा करके सेकंड से कांटेक्ट करवा के फिर हटा दिया और जब हट गया तो अब जो चार्ज बचा है इस पे मतलब यहाँ भी चार्ज का शेयरिंग हुआ यहाँ भी चार्ज का शेयरिंग हुआ और जब हटा दिया गया तो अब पूछता है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो लगने वाले फोर्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 kg carry identical charges and are suspended by 2 non-conducting threads of equal length, दोनों का लेंथ इक्वल है। At equilibrium they position themselves as shown in the figure, जैसा फिगर में दिखाया हुआ इस तरीके से वो हो जाता है इक्विलिब्रियम में। तो कह रहा है कैलकुलेट द चार्जेस ऑन आइदर बॉल्स, दोनों बॉल पर से किसी में से भी आपको चार्ज को निकालना है कि कितना चार्ज होगा। अब कंडीशन को समझते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि अगर दो बॉल पर हम लोग कुछ न कुछ चार्ज दे देते हैं तो दोनों आपको पता है कि एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे, विकर्षण बल लगाएंगे, तो ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। अच्छा बॉल में मास भी है तो बॉल के मास के कारण इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड लगता हुआ होगा, W = mg। तो यहाँ पर भी अगर हम वेट को ले तो इसका डाउनवर्ड लगता हुआ होगा और ये होगा W = mg। अब हम लोग को निकालना है कि चार्ज क्या होगा। तो चार्ज निकालने से पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए देखिए हम मान लेते हैं कि जब ये ऐसे लटका हुआ था तो इसमें टेंशन तो ऊपर की तरफ होगा T, और जब टेंशन T ऊपर की तरफ होगा तो हम यहाँ पर चूंकि एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। तब अगर हम यहाँ पर से और निकालते हैं इसके लिए थीटा एंगल को मान करके इस T के दो अलग अलग कंपोनेंट्स को, तो कंपोनेंट्स निकालेंगे। देखो ये एंगल वाला कंपोनेंट होगा और आपको ध्यान में होगा कि एंगल वाले कंपोनेंट में हम cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं और एंगल के अपोजिट वाले में sin थीटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा t sin थीटा। अच्छा कोई भी इस वाले स्फीयर को या इस वाले में से किसी को भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि हमको चार्ज निकालना है, दोनों पर सेम चार्ज है तो किसी भी एक का निकाल देंगे तो वो दोनों का होगा।
तो हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स और सारे फोर्स जो लगने वाले हैं, इन सारे फोर्सेस के कारण हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन को लेते हैं, लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन के लिए फॉर इक्विलिब्रियम। ध्यान देंगे यहाँ इक्विलिब्रियम होता क्या है कि अगर किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेज अप्लाई हो रहे हो और उन सबका रिजल्टेंट जीरो हो, देन द बॉडी विल सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब जितना नीचे फोर्स लग रहा है अगर उतना ही फोर्स ऊपर लगे, जितना दाएं फोर्स लग रहा है उतना ही अगर बाएं लगे, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि एट इक्विलिब्रियम, मतलब ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो लेते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये होगा टी साइन थीटा और इज इक्वल टू अगर लिखें तो ये mg के इक्वल होगा। और अगर t cos थीटा के वैल्यू को लिखते हैं तो t cos थीटा इज इक्वल टू अगर लिखें तो देखिए ये f के इक्वल होगा। हम दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, मतलब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो अगर t sin थीटा और डिवाइडेड बाई t cos थीटा के लिए लिखें तो यहाँ हो जाएगा ऊपर mg और डिवाइडेड बाई f, ऐसा हो जाएगा mg बाई f। t से t उम्मीद है कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा बाई cos थीटा को लिखेंगे तो ये होगा tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई f। अगर हम यहाँ से f के लिए निकाले तो f इज इक्वल टू मिल जाएगा mg डिवाइडेड बाई, इसको ला के नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको चूंकि चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए फोर्स का हमको अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लेना होगा फॉर्मूला कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच फोर्स क्या होगा। तो यहाँ फोर्स के लिए लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों पर के लिए चार्ज बोला था कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब दोनों पर के लिए चार्ज अगर मान लेते हैं Q तो Q इंटू Q और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो इस तरफ हो जाएगा mg और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा tan थीटा और यहाँ रख देते हैं हम लोग tan थीटा के वैल्यू को। अब अगर हम सबका वैल्यू यहाँ पुट आउट कर ले तो पुट करने के बाद देखिए यहाँ मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और मल्टीप्लाइड बाई क्यू गुने क्यू कर लेंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू देख लीजिए, दोनों के बीच का सेपरेशन 0.4 मीटर क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ रख देते हैं 0.4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू mg के वैल्यू को रखते हैं तो m का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई g का वैल्यू सब लोग को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम ये रखते हैं और डिवाइडेड बाई tan थीटा के लिए रख देते हैं यहाँ एंगल 60 है तो हम tan 60 रख देते हैं। ये 0.4 0.4 0.4 और एंगल 60 ऑलरेडी फिगर में था, इसको हमने अलग से नहीं लगाया है। तो ये सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर सॉल्यूशन करके हमको Q निकालना है तो हम पहले Q स्क्वायर के लिए लिखते हैं तो देखिए जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ था पहले 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और इसको उठा के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई यहाँ tan 60 है और tan 60 के वैल्यू को आप जानते होंगे √3 होता है तो √3 और इंटू ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए सारे नंबर को हम एक साथ कर लेते हैं, पावर को एक साथ, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 9.8 और इंटू ये 0.4 का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 का 16 और 2 पॉइंट मतलब 0.16 और डिवाइडेड इनटू 10 टू दी पावर देखिए यहाँ है 3 10 टू दी पावर -3 तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे अगर करते हैं तो ये √3 के लिए 1.732 ऑलरेडी नोन वैल्यू है, जानते होंगे आप, और इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 रख लेते हैं इसको। अब सॉल्यूशन करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना है 0.1 इंटू 9.8 और इंटू 0.16 को, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू आ जाता है 0.1568 और डिवाइडेड बाई नीचे अगर हम लोग करते हैं इसके लिए 1.732 और इंटू 9 के वैल्यू को मल्टीप्लाई तो ये होता है 15 और 0.588 और इंटू 10 टू दी पावर यहाँ -3 है और नीचे वाले वैल्यू को उठा के अगर ऊपर कर दूं तो ये हो जाएगा यार लिख देते हैं पहले यहाँ 10 टू दी पावर -3 और डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ कर लेते हैं 10 टू दी पावर +9। अब सॉल्यूशन करते हैं
तो इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू जो आता है वो होता है 0.01 और इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ -3 है और इसको नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो -9, तो -3 -9 -12 हो जाएगा, तो ये -12 हो जाएगा। ये जो निकल के आया है वो हम लोग को मिल रहा है क्यू स्क्वायर के लिए। तो अगर हम क्यू स्क्वायर के लिए निकाल के लाए हैं तो क्यू के लिए लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा और ये 0.01 इंटू 10 टू दी पावर -12 लिखते हैं या इज इक्वल टू लिखेंगे 0.01 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और इंटू 10 टू दी पावर -12 का स्क्वायर रूट -6 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ कुलम में कर सकते हैं आंसर, या ऐसे अगर हम 0.1 लिख करके और 10 टू दी पावर -6 को माइक्रो लिख दें तो हम लोग को मिल जाएगा चार्ज के लिए 0.1 और ये होगा माइक्रो कुलम एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट और बहुत सारे अच्छे लेवल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे वाले में कभी सेपरेशन फाइंड करने के लिए देता है, तो कभी इसमें चार्ज फाइंड करने के लिए देता है, कहीं कहीं आपको टेंशन भी फाइंड करने के लिए दे देगा। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपका मेन काम होगा कि सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे कि आप इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड और अपवर्ड लगने वाले फोर्सेज को देख लीजिए और हॉरिजॉन्टल राइट और लेफ्ट लगने वाले फोर्सेज को देख लीजिए। उसमें वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जो ये रिपल्शन